नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं वर्ग 3 की वैकेंसी की बात करेंगे, लेकिन सभी लोग जानते हैं हिंदी का बहुत ही रोल होता है। तो आइए हिंदी क्लास के स्टार्ट करने का पहले हम प्रीवियस पेपर को सॉल्व करते हैं, और प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने के बाद देखते हैं किस लेवल का प्रश्न पूछे गए थे, उस लेवल के अकॉर्डिंग हमारी क्लास होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी का प्रीवियस पेपर आज कर रहे हैं, और ये 5 मार्च का है प्रीवियस पेपर है हिंदी का। आइए जानते हैं किस प्रकार से वर्ग 3 में पिछले 2020 के एग्ज़ाम में 2022 में हुआ था, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पे पहला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, जो कि आपके शिक्षा शास्त्र का था, हिंदी पेडागॉजी और हिंदी शिक्षण शास्त्र का प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा गया था। बाकी सभी क्लासेज चल रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट आई बटन पे मिल जाएगा आपको लोगों को। सभी लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ हमारी टॉपर नोट्स है जो CDP बाल विकास की है, तो आप लोग टॉपर नोट्स अवश्य मंगाइए और प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, मजबूत कीजिए। आपको व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया उसमें मैसेज कर देना, बाकी डिटेल्स आपको वहीं पे मैसेज पे प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इनमें से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं स्वाभाविकता का सिद्धांत यह शिक्षण का सिद्धांत है। मूर्त से अमूर्त की ओर होना, यह भी शिक्षण का सिद्धांत है। सरल से कठिन की ओर होना, यह भी शिक्षण का सिद्धांत है। लेकिन निगमन से आगमन विधि, ये आपका शिक्षण सिद्धांत नहीं है। निगमन से आगमन की ओर यह शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं साथियों। प्रश्न है कि भाषा अर्जित करना किस प्रकार होता है। देखिए, भाषा अर्जित करना कोई कठिन नहीं होता है। भाषा अर्जित करना सहज है और स्वाभाविक होता है। भाषा सीखने में बाधक होता है ऐसा नहीं है। कोई भी भाषा हो आपको सीखने में बाधक नहीं हो, बल्कि वह हेल्पफुल होती है। समय की हानि होती है ऐसा नहीं है, भाषा सीखने में समय की हानि होगी। तो सहज स्वाभाविक होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। कई बार हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था डिटेल के साथ। तो इन चीज़ों को भी आपको फोकस करते रहना है कि क्या क्या चीज़ें हमने क्लास में आप सभी से डिस्कस किया था, क्या क्या पूछी गई थी, और आगे क्या क्या क्लासेज में आने वाले हैं, क्योंकि इस बार वर्ग 3 एग्जाम को 101% दोस्तों फतेह करना है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, पेपर में, कि निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। अब देखिए, प्रश्न यहाँ पे किस पर पूछा गया है, किस टॉपिक पर, उपचारात्मक शिक्षण। अब उपचारात्मक शिक्षण से किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उपचारात्मक शिक्षण का ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि ये जो उपचारात्मक शिक्षण जो है, केवल बच्चों की सामाजिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि, तो केवल पेडागॉजी में तो निगेटिव हो जाएगा। केवल बच्चों की भाषा में जहाँ भी केवल लिखा रहे पेडागॉजी में, ये तीनों निगेटिव हो जाएंगे। और इसमें देखिए केवल नहीं लिखा हुआ, तो ये भी हमें देखना ऑप्शन में। अगर तीनों ऑप्शन सेम सेम दिखे और एक डिफरेंट दिखे तो वही समझ लीजिए। तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान, उपचारात्मक शिक्षण की क्या सफलता होती है कि कहाँ पे बच्चा समस्या आ रही है, उसका कारण की पहचान हो जाती है। किसके द्वारा? उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। तो समस्याओं के कारण की पहचान करना किसका है? उपचारात्मक शिक्षण। ये आपको समझ लेना है। इतना आपने समझ लिया तो वाकई में आपने पूरा प्रश्न का उत्तर समझ लिया। इस प्रश्न से रिलेटेड किसी भी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आएंगे, आपसे अवश्य 101% बनेगा। 100% की बात अवश्य आपको सफलतापूर्वक प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं होता। देखिए, कहानी कथन के उद्देश्यों में शब्द भंडार का विकास शामिल होता है, कल्पनाशीलता का विकास शामिल होता है, सृजनात्मकता का विकास शामिल होता है। लेकिन भाषा के लिखित रूप से परिचय ये आपका शामिल नहीं होता। क्यों नहीं शामिल होता? क्योंकि कहानी कथन के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं, तो भाषा के लिखित रूप, कहानी कथन में उद्देश्य लिखित रूप से परिचय नहीं होता। किस प्रकार से कहानी कथन होता है? शब्द भंडार का विकास होता है, कल्पनाशीलता का विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास, यानी क्रिएटिविटी की बात हो रही है। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। सभी लोग एक बार दिल से सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने टीटी फैमिली से जुड़ जाइएगा क्योंकि, और सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों ने कितने पाठ पढ़ रहे हैं, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, या अगली कक्षा में उन्नत करना है। देखिए, जब आपकी नियुक्ति होगी, जब लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तब आप सोचिए जब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है, ये जानना होना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं,
किस प्रकार से प्रश्न का जब जो आपने सिलेबस पढ़ाया है, जब आप प्रश्न देते हैं, पेपर लेते हैं, उसका जवाब किस प्रकार से बच्चे देखते हैं। यानी कि यही हुआ ना कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि कविता में भावपूर्ण तरीके से पढ़ना क्या अर्थ होता है। कोई कविता होती जैसे भावपूर्ण पढ़ते हैं, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो एक आवाज अलग ही आवाज़ से पढ़ेंगे तो ये भावपूर्ण तरीका होता है पढ़ने का, कि वीर रस का है जहाँ पे तो तेज पूर्वक पढ़ा जाता है, जहाँ पे करुण और स्वभाव है तो धीमे स्वभाव से पढ़ा जाता है। तो कविता में भावपूर्ण तरीके से पढ़ना क्या होता है, इसका पढ़ना होता है कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, क्योंकि वीर रस एक उत्साह एक जुनून होता है, अलग होता है। जब करुण रस होगा तो कहीं ना कहीं आप धीमी में पढ़ते हैं तो एक भाव समझने में सहायता करता है, जो आपका भावपूर्ण तरीके से पढ़ने में भाव। तो यहाँ पे भाव दोनों में दिया गया है, शब्दों में ही समझ लेना चाहिए था। अगर जो नहीं समझ पाते हैं तो शब्दों से भी जिसने खेल लिया, यानी शब्दों को जिसने पहचान लिया, वो भी आपका एग्जाम को फतेह कर सकता है। अगला प्रश्न आइए समझ लेते हैं, फीडबैक जान लेते हैं। अगला प्रश्न, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है। कोई लिखित कार्य की जांच हो, अगर उसमें शिक्षक जो है बच्चों से सहायता ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते, तो केवल जहाँ पे लिखा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं। इसके बाद अगला कि बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। अगला है बच्चे दूसरे के विचारों से परिचय होते हैं। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। लिखित कार्य के जांच में अगर आप बच्चों की सहायता ले रहे हैं तो बच्चे का क्या होता है, यहाँ पे ईएसबी ने किसको सही माना कि बच्चों को दूसरों को हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता का विकास होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अवलोकन क्षमता का विकास का बच्चों को अवसर मिल जाता है, किस प्रकार से चीज़ें करना चाहिए। तो उनको लिखने का भी अवसर होगा कि हमें इस प्रकार से नहीं लिखना चाहिए। तो ये भी चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं, बच्चों को भी समझने को मिलता है कि ऐसी चीज़ें करना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ें गलतियाँ होती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। देखिए जो लोकगीत होते हैं, लोक यानी कि लोकल की जो गीत होते हैं हमारी आम भाषा में, ठीक है, मातृभाषा के जो आपके कुछ एरिया होता है, ठीक है, उस पर लोकगीत गाए जाते हैं। और अक्सर आपके देखे होंगे जो घर के सदस्य होते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा करते होंगे कोई भी कार्यक्रम पर। तो लोकगीत को भाषा की कक्षाओं के स्थान क्यों दिया जाना चाहिए। आप एक शिक्षक के रूप में, आप एक समाज में रह रहे हैं, इस रूप में आपका क्या जवाब होना चाहिए। आपका जवाब होना चाहिए कि इससे क्या है, बच्चे सांस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। जो हमारी संस्कृतिगत है, जो हमारी संस्कृति परंपरा चली आ रही है, उससे बच्चे परिचित होते हैं लोकगीतों को भाषा में स्थान देने से। अगला कह रहे लोकगीतों को बढ़ावा देने से भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो शिक्षण पे यहाँ पे प्रक्रिया नहीं होती है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, बिल्कुल हाँ गाए जा सकते हैं, लेकिन स्थान से कोई संबंध नहीं है कि गाना या ना गाना। केवल लोकगीतों के तो केवल दे दिया गया तो निगेटिव हो जाएगा, जहाँ पे केवल आए। तो लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान किस लिए दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हमारा सटीक हो जाता है। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों पाठ पढ़कर प्रश्नों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है, प्रश्न क्रिएटिविटी, यहाँ पे क्रिएटिविटी बनाई गई है, दिखाई गई है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाना, यानी पाठ पढ़ें फिर बच्चों से पूछे कि क्या क्या इससे प्रश्न बन सकता है इस पाठ से। तो ऐसा करने से दोस्तों शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों को या बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से पढ़ा है, क्योंकि जो गहराई से समझेगा, पढ़ेगा या समझेगा तो अच्छे तरीके से वो प्रश्न कर सकता है। किस प्रकार से बच्चा प्रश्न कर रहा है, कहाँ पे बच्चा प्रश्न कर रहा है, बच्चा कितनी गहराई से समझ पाया है। अगला भाषा विकास का द्वितीय चरण इनमें से क्या होता है। देखिए भाषा विकास का द्वितीय चरण जो होता है सभी लोग जानते हैं। पहला होता है सुनना, फिर दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा होता लिखना। तो सुनना पहला, बोलना दूसरा, पढ़ना तीसरा और लिखना चौथा। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यहाँ पे द्वितीय चरण पूछा गया, तो सुनने के बाद बोलना द्वितीय चरण पे आ जाए। तो भाषा के जो चार ये चरण हैं इनसे इर्द गिर्द प्रश्न पूछा जाता है। तो चार चरणों को अलट पलट के हर एक तरह से आपसे आना चाहिए, चाहे आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे सभी से आना चाहिए, क्योंकि तभी आप वर्ग 3 एग्ज़ाम को 100% फतेह कर सकते हैं।
दोस्तों बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना होती है। उद्देश्य क्या होगा? जब मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, आप ये देखिए, सोचिए मन में कि आप एक शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप एक अध्यापक बन चुके हैं। अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए और इस प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए कि भाषा सिखाने के प्रति अगर रुचि उत्पन्न करना हो बच्चों में हिंदी भाषा में तो क्या उद्देश्य होना चाहिए। उच्च स्तर के लिए तो यहाँ पे केवल उच्च स्तर की लिए बात कर रहे हैं और रुचि उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं, वो भी सिखाने की भी बात हो रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस ऑप्शन को थोड़ा कम हमें लग रहा है। अगला आप ऑप्शन है कि प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, तो बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। देखिए रुचि उत्पन्न करना है तो बच्चा मतलब नहीं जानता है तो वह प्राथमिक स्तर का ही होगा। बच्चा 5 से लेकर 10 साल का ही बच्चा होगा जो हिंदी भाषा से संबंधित नहीं जानता, उसको रुचि उत्पन्न करना है, ये प्राथमिक स्तर ही हो सकता है। क्योंकि आगे स्तर में बच्चा जानने लगता है तो रुचि तो बच्चे में आ जाती है, लेकिन प्राथमिक स्तर में रुचि उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए इनमें से क्या जानना सर्वाधिक ज़रूरी होता है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जब कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करना हो, अब कक्षा 8 का बच्चा है यानी कहीं ना कहीं बच्चा जो है 12 से 13 वर्ष का बच्चा है, तो इस एज पे बच्चों में साहित्य का चयन करते समय आपकी क्या जानना आवश्यकता होगी। इसमें जो आवश्यकता होती है कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चा जो है वो कक्षा 8 का है और उसके लिए साहित्य अगर जानना है तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि वह हो जाता है कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। जो आपका 4th ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर आपके दिया गया है और प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नाटक हो गया, सिनेमा हो गया, परिचर्चा हो गया, वाद विवाद हो गया, ये सारे जो दिए गए हैं तो बच्चों की खाली स्थान व स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो ये जो खाली स्थान दिया गया है, इन्हीं खाली स्थानों में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शनों को हमें फिट करना है। और फिट कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रश्न को पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे कि नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद। अब देखिए नाटक जो शब्द आ गया तो कहीं ना कहीं बच्चों की, अब बच्चों की कौन सी स्वाभाविक होगी? तो स्वतंत्र होते हैं बच्चे, क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। तो पहले हमारा क्या होगा? स्वतंत्र होगा। क्यों स्वतंत्र होगा? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? बच्चे क्या होंगे? वह स्वाभाविक रूप से बच्चे पढ़ने में स्वतंत्र होते हैं, इसलिए ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, जब इतना आप चीज़ें समझ लेते हैं तो ऑलरेडी आप सारी चीज़ें समझ लेते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ क्या क्या होती हैं। जब बच्चा भाषा सीखता है तो ये त्रुटियाँ क्या क्या हो सकती हैं। बच्चे शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं को संकेतक होते हैं, तो असफलता के संकेतक है तो ये त्रुटियाँ नहीं होती। सही नहीं है इसके प्रति कठोर रवैया, तो इसके बाद नहीं, क्योंकि सीखने का हिस्सा ही है गलतियाँ। जब आप आगे बढ़ते हैं तो गलतियाँ होंगी, क्योंकि आप आगे नहीं जानते ना कि आप ये चीज़ करेंगे गलतियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो गलतियाँ होंगी और जो गलतियों को करता है वही आगे बढ़ता, वही सफलता भी प्राप्त करता है, क्योंकि वह गलतियों से सीख चुका होता है। अगला भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव। बिल्कुल हमने क्या कहा? बिल्कुल ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। त्रुटियाँ, गलतियाँ होगी ही, कुछ जब हम सीखेंगे तो गलतियाँ होंगी। तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ भाषा सीखने की प्रक्रिया के एक स्वाभाविक पड़ाव है, स्वाभाविक हिस्सा है, ये चीज़ें होगी। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। व्याकरणिक नियमन कंठस्थ करना तो पेडागॉजी में निगेटिव हो जाएगा। भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है। देखिए पाठ्य पुस्तक जो होती है, जो बुक्स होती हैं, ये भाषा शिक्षण को मुख्यतः किसमें सहायता कर रही हैं। तो ये किसमें? विभिन्न जो घटनाएँ होती हैं, जो स्थितियाँ होती हैं, भाषा की विभिन्न जो घटनाएँ हैं वह प्रस्तुत करती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ने ESV ने सही माना है। इसके बाद आइए बात करेंगे अब अपठित गद्यांश इसमें पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था? अपठित गद्यांश दिया गया था कि हम जब जब असंगठित हुए हमें आर्थिक राजनीतिक रूप से
इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे विचारों में जब जब संकीर्णता आई, आपस में झगड़े हुए, हमने जब भी कभी नए विचारों पे अपना मुख मोड़ा, हमें हानि हुई। इस प्रकार से आपका गद्यांश पूछा गया था। अब आइए जानते हैं क्या क्या गद्यांश से पूछे जाते हैं। ग्रामर पोर्शन क्या क्या, हमें ग्रामर पोर्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि गद्यांश वो चीज़ नहीं आएगी तो दूसरा ही गद्यांश आएगा। तो ग्रामर पोर्शन पे यहाँ पे आपको फोकस करना है। अगला, उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न में से उचित शीर्षक। तो शीर्षक यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे राष्ट्रीय एकता शीर्षक हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता क्यों होगा? क्योंकि देश की राष्ट्रीय एकता के बारे में बताया गया है, और आज जो है देश की राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है, इस प्रकार से इस गद्यांश में बताया गया है। और राष्ट्रीय एकता देखते हैं आज विश्व भर में सर्वोत्तम उदाहरण कहा जाता है, तो राष्ट्रीय एकता को ज़्यादा यहाँ पे महत्व दिया गया है। और राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है, तो राष्ट्रीय एकता इसलिए यहाँ पे आपका उचित शीर्षक माना गया है, और बिल्कुल सही भी है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न इससे पूछा गया था, और एक अच्छी चीज़ थी दोस्तों, प्रीवियस पेपर में जो गद्यांश वद्यांश दिया रहता है, क्योंकि पेपर नहीं था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन अब हो सकता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो। बाकी अभी शेड्यूल तो आया नहीं है, शेड्यूल आ गया है, लेकिन अभी रूल बुक अभी नई जारी नहीं हुई है, किस प्रकार कब एग्ज़ाम होगा, किस टाइप से एग्ज़ाम होगा। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो है कथन, भारत ही अकेला देश है जहां मंदिर, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व निम्न में से किसका है? तो इसमें जिक्र किया गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा यह है कि जिन्होंने कहा है कि ये उक्ति कथन है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब कुछ यहाँ पे सही चीज़ें सही तरीके से हैं, तो यह होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कहना है, इनका यह स्टेटमेंट है। इस गद्यांश के अकॉर्डिंग जब आप पूरा गद्यांश पढ़ेंगे, ये देख ली, मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं अगर ये गद्यांश दिया हुआ है, इस पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा और अपना अपना जो है फीडबैक सभी लोग कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया है? इसमें धीरे धीरे शब्द आया है, अलग अलग आया जब लेकिन भिन्न भिन्न शब्द नहीं आए हैं। ये आपको गद्यांश में देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पूरा गद्यांश को देखना पड़ेगा। और एक चीज़ इस प्रकार से जब डबल शब्द होते हैं, तो मैंने कई बार देखा है कि डबल शब्द में एरो आ जाता है बीच में जो, ठीक है, तो ये एरो हमें आ जाता है पूरा कि ढूंढने में मतलब आसानी होती है खोजने में। इसके बाद आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य क्या होता है? देखिए, इस कौन सी घटनाएं पॉजिटिव है, तो राष्ट्रीय एकता के अनुसार जो तात्पर्य हमारा हो जाता है, क्या तात्पर्य हो जाएगा राष्ट्रीय एकता के अकॉर्डिंग कि राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम, भाईचारे कायम रहे। डी ऑप्शन ESV ने सही माना है। इसके बाद अगला जो है अब ग्रामर पोर्शन है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, समझना है किस प्रकार से पूछे गए थे कि निम्न में से आबद्ध का विलोम पूछा गया था। दोस्तों क्या यहाँ पे दिया गया है, आपके आबद्ध का विलोम पूछा गया है। तो आबद्ध मतलब होता है कैद होना, कैद कह सकते हैं, लेकिन आज़ाद, आबद्ध का विलोम आज़ाद हो जाएगा, जो कि खुला हुआ कहते हैं। आज़ाद मतलब ये होता है ना, खुला हुआ, उसको कोई पकड़ ना पाए, आज़ाद कहते हैं ना। आप अक्सर घर में देखते होंगे, कहावत आपने सुनी होगी, घर के सदस्य कहते हैं अरे वो तो आज़ाद हो गया है। आज़ाद मतलब होगा किसी की कहा बोलना सुनना, अपने मन किया कह करना, वो आज़ाद कहलाता है। इनमें से मत एकता में संधि विच्छेद, तो मत धन एकता वृद्धि स्वर संध आ जाएगी, मत आ जाएगा यहाँ पे, तो मत धन एकता बराबर मत एकता, यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि की बात होगी। तो संधि भी पूछी गई थी, विलोम भी पूछा गया था, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। समास से भी प्रश्न आया हुआ था कि इनमें से भारतवासी शब्द में समास बताना है। ये भारतवासी शब्द दिया गया है और इसमें आपको समास बताना है, तो भारतवासी, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा पूछा गया था। अगला काव्यांश दिया गया है, किंतु अरे यह क्या, इतना आदर, इतनी करुणा, सम्मान, प्रथम दृष्टि में ही दे डाला तुमने मुझे, अहो मतिमान। इस प्रकार से काव्यांश पूछा गया था। इस काव्यांश से पूछा गया था कि इसका रचयिता का नाम बताइए, तो रचयिता का इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये काव्यांश है। इसके बाद अगला प्रश्न इससे पूछा गया था कि इनमें से मतिमान का अर्थ बताना है। तो मतिमान का अर्थ होता है बुद्धिमान,
मति भ्रष्ट होना, आपने सुना होगा, मति भ्रष्ट होना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, मतिमान मतलब बुद्धिमान, ये चीज़ें आपको समझ लेना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं। देखिए करुणा का पर्यायवाची होता उदारता दिखाना, दया दिखाना, सहानुभूति दिखाना, लेकिन निष्ठुरता ये करुणा का नहीं होगा। तो पर्यायवाची, संधि, समास वो सारे ही पूछे गए थे नॉर्मल से ही, लेकिन ये होता है कि शब्द अलग अलग होते हैं, क्योंकि गद्यांश पद्यांश काव्यांश भी अलग अलग होते हैं, इसलिए शब्द भी अलग हो जाते हैं। बाकी ग्रामर पोर्शन आपका वही पूछा गया था। अगला, दोहे और रोले को क्रम को मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो दोहा रोला को मिलाने से सभी लोग जानते हैं वो आपका कुंडलिया बनता है। कुंडलिया, सवैया, बरवय ये सारे आपसे बनना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं, और क्योंकि आने वाले चीज़ों में ये आपकी फोकस होने वाली है और इन पर फोकस करना है। इन जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार करना है, और उन गलतियों, मैंने क्या कहा, गलतियों से ही सीखेंगे। जब हम आगे कुछ सीखते हैं तभी तो गलतियां होती हैं। जो पिछली बार गलतियां होंगी इस बार गलतियों को दोहराना नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन में अभी से लग जाना है। एग्ज़ाम को नहीं देखना कि कब एडमिट कार्ड आएगा तभी पढ़ेंगे, अभी से लग जाइए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया। इसमें पंक्तियों में आंचल आया है, कोर आया, दृष्टि आया, लेकिन शोक शब्द इसमें नहीं आया है पंक्ति में। देख लीजिए यहाँ पे शोक शब्द आपको नहीं, करुणा बल्कि लिखा हुआ है लेकिन शोक नहीं लिखा हुआ है। करुणा है लिखा हुआ है, आंचल लिखा हुआ है, ठीक है। तो शोक शब्द, इसमें शोक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं। तो उपसर्ग प्रत्यय पहचानना है। अब देखिए अवगुण में उपसर्ग है, निर्देश में है, अनुप्रास में, लेकिन महानता में यहाँ पे प्रत्यय दिया हो जाएगा। तो महानता में प्रत्यय दिया गया है, ता प्रत्यय, महान और ता, तो इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं होगा। और अगला है प्रश्न जो पूछा गया था इसी काव्यांश से प्रश्न, 30वां प्रश्न पूछा गया था, मुहावरा से प्रश्न आया हुआ था कि मुहावरा और का और होना। ये मुहावरा क्या पूछा गया था कि और का और हो जाना, इसका अर्थ क्या होता है। तो और का और हो जाना मतलब पहले जैसे न रहना, बिल्कुल बदल जाना। तो ये रहे दोस्तों हिंदी का जो पेपर था हमने सॉल्व किया। 2-3 पेपर सॉल्व करेंगे। डेली 11:30 में आएगी क्लास, आपको सुबह 11:30 बजे की क्लास रहेगी हिंदी की। इसके बाद जल्दी क्लास शुरुआत करेंगे और सभी लोग प्रिपरेशन में लग जाइएगा, क्योंकि 7 PM टू 7:30 PM हमारी बाल विकास CDP की क्लास होती, तो उसको भी ज्वाइन करना है। बाकी सभी जो है तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस बार 101% एग्ज़ाम को फतेह करना है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।